नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा, हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने कमेंट के माध्यम से ये पूछा है, उसके बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा। इन्होंने पूछा है कि फ्री होल्ड प्लॉट का नक्शा पास कैसे करवाएं, इसमें भी वीडियो बनाएं। तो मैं उनके इस कमेंट के क्रम में ही ये वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारे व्यूअर हैं, इनका नाम है आकाश गुप्ता जी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि अगर आपका प्लॉट फ्री होल्ड है तो उसका नक्शा कैसे पास करवाएं। दोस्तों, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्री होल्ड और लीज का कॉन्सेप्ट केवल सरकारी बिक्री के लिए ही है। जैसे अगर कोई विकास प्राधिकरण अपना प्लॉट बेचता है तो वो दो तरीके से बेचता है, या यूपीसीडा है, या कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या कोई नगर निगम अपनी कोई योजना बना रहा है, कोई प्लॉट या फ्लैट बेच रहा है, या तो वो लीज पे देगा या फ्री होल्ड देगा। हमारे जितने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, यूपीसीडा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ईडा, ये सारे लीज पर देते हैं। और जो हमारी हाउसिंग की डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद है, ये दोनों तरह से बेचता है। यद्यपि इस समय वर्तमान समय में लीज पर बिक्री करने का जो प्रोविजन है वो बंद है, नहीं हो रहा है, केवल फ्री होल्ड ही बेचे जा रहे हैं। लेकिन इन विभागों ने, जो भी हमारे हाउसिंग के डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं या यूपी हाउसिंग बोर्ड है, इन्होंने पहले लीज पर भी काफ़ी संपत्तियां बेची हैं और फ्री होल्ड भी बेची हैं, और अब सारी संपत्तियां फ्री होल्ड ही बेची जा रही हैं। तो लीज और फ्री होल्ड या फ्री होल्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो सरकारी विभागों द्वारा बेचे जाने वाली संपत्तियों पर ही लागू है। जो हमारे व्यूअर हैं आकाश गुप्ता जी, इन्होंने पूछा फ्री होल्ड प्लॉट का नक्शा कैसे पास करवाएं। मैं सामान्य रूप से ये समझ रहा हूँ, इनका तात्पर्य फ्री होल्ड से उन सरकारी संपत्तियों से नहीं है जिनके बारे में अभी मैंने विस्तार से बताया। इनका फ्री होल्ड से मतलब है कि अगर आपने कोई किसान से जमीन खरीदी है तो उसका नक्शा कैसे पास करें। तो अधिकांश वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी विकास प्राधिकरण से, किसी हाउसिंग बोर्ड से या गवर्नमेंट की किसी एजेंसी से प्लॉट लेते हैं तो नक्शा उसका पास हो जाएगा, उसके अंदर जो प्लॉट स्थित हैं, या किसी स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत आप लेते हैं तो वो वैध है और उसका भी नक्शा पास हो जाएगा, उसके अंदर जो भूखंड है उस पर नक्शा पास हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस सवाल के जवाब में बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने पूछा कि फ्री होल्ड पर कैसे नक्शा पास कराएं, कि अगर आपकी ज़मीन किसी किसान के द्वारा बेची गई है तो नक्शा कैसे पास होगा, कौन कौन सी शर्तें पूरी होंगी, कौन कौन से नियमों का पालन जब हो जाएगा तभी उस पर नक्शा पास किया जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से और विस्तार से मैं बताऊँगा, समझिएगा ध्यान से। देखिए, नक्शा पास करने के लिए सामान्य रूप से विकास प्राधिकरण द्वारा 3 चीज़ें देखी जाती हैं। अगर उन 3 चीज़ों का पालन कर लिया तो फिर आपका नक्शा पास हो सकता है। बाकी तो तकनीकी चीज़ें, एफआईआर, कवर्ड एरिया, वो उसकी जांच बाद में होगी। पहले अगर ये 3 चीज़ें पूरी हो जाएंगी, कौन कौन सी? नंबर 1, आपका स्वामित्व प्रमाणित होना चाहिए। अगर ज़मीन किसान से ली हुई है, स्वामित्व प्रमाणित का मतलब तहसील से एनओसी आएगी, स्वामित्व में कोई सरकारी ज़मीन शामिल तो नहीं है, या कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा। पहला ये तय होना चाहिए अगर स्वामित्व प्रमाणित है। फिर दूसरी शर्त है, उस भूखंड का या उस भूमि का जो आपने किसी किसान से खरीदे, प्राइवेट ज़मीन है, उसका उस शहर के या उस प्लानिंग एरिया के या उस मास्टर प्लान के अंतर्गत लैंड यूज क्या है, भू उपयोग क्या है। अगर आप मकान बनाना चाह रहे हैं तो भू उपयोग आवासीय होना चाहिए, कॉमर्शियल बनाना चाह रहे हैं तो आवासीय भू उपयोग में नहीं होगा। मतलब जो भू उपयोग निर्धारित है हमारे मास्टर प्लान में, उसके अनुसार जो अनुमान्य क्रियाएं हैं वही क्रियाएं उस भूमि पर या उस भूखंड पर स्वीकृत हो सकती हैं। प्राइवेट भूमि की बात हो रही है यहाँ पर। तो पहले स्वामित्व आपका प्रमाणित होगा, फिर भू उपयोग देखा जाएगा, और नंबर 3 देखे जाएगा अप्रोच, पहुंच मार्ग, सड़क की चौड़ाई। तो तीसरा जो बिंदु है ये महत्वपूर्ण है कि उस भूमि के सामने जो मार्ग स्थित है, जो सड़क स्थित है, वो सरकारी सड़क होनी चाहिए। जिस विभाग की भी सड़क है उस विभाग से एनओसी प्राप्त हो जानी चाहिए कि हाँ, इनको इस जगह मकान बनाने में या जो भूपयोग है उसके अंतर्गत निर्धारित क्रियाएं या अनुमान्य क्रियाओं के अंतर्गत जो भी निर्माण स्वीकृत होगा बनाने के लिए उस सरकारी विभाग को कोई आपत्ति नहीं है जिसकी सड़क उस भूमि के सामने है। मतलब वो भूखंड या वो भूमि मुख्य सरकारी मार्ग पर स्थित होना चाहिए। तीसरी शर्त ये है, और उस विभाग से, सड़क वाले विभाग से सड़क की एनओसी प्राप्त हो जानी चाहिए कि उस विभाग को कोई आपत्ति नहीं जिस पे वो भूखंड स्थित है। इस सड़क
या मार्ग के क्रम में ही ये बात भी आपको देखनी पड़ेगी, विकास प्राधिकरण इसकी जांच करेगा कि सड़क की चौड़ाई बिल्डिंग बायलॉज में निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं है। अर्थात अगर कोई आवासीय भूमि या भूखंड है जिस पर आपको नक्शा पास कराना है तो कम से कम 9 मीटर चौड़ी सरकारी सड़क होनी चाहिए और सड़क वाले विभाग से एनओसी प्राप्त होनी चाहिए। और अगर गैर आवासीय कोई क्रिया है तो कम से कम 12 मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए और उस सरकारी सड़क का एनओसी भी प्राप्त होना चाहिए कि भाई इनको गैर आवासीय क्रिया करने के लिए उस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है जिस विभाग पर ये भूखंड खुलता है। मतलब भूखंड पर एक पैर होगा तो दूसरा पैर उस सड़क पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भूखंड जाने के लिए, भूखंड तक पहुंचने के लिए मुख्य सरकारी मार्ग से किसान की जमीन के अंतर्गत से रास्ता बनाई गई है या उसने किसान ने अपनी जमीन में सड़क छोड़ी गई है जिसको वो कहता कि सड़क है, और उस सड़क से अगर आपकी अप्रोच है तो वो सरकारी सड़क पर स्थित भूखंड नहीं माना जाएगा और उस पर कोई नक्शा स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों मैं ब्रीफ में आपको क्लोज करता हूं कि अगर आपकी ज़मीन किसी किसान से खरीदी हुई ज़मीन है तो आपको नंबर 1 स्वामित्व प्रमाणित होना चाहिए। जैसी बड़ी लैंड है और रेजिडेंशियल लैंड यूज है तो आप ग्रुप हाउसिंग भी पास करा सकते हैं, उस पर लेआउट भी पास करा सकते हैं और इंडिविजुअल भूखंड का नक्शा भी पास कराते हैं, छोटे छोटी सब डिवीजन प्लान भी पास करा सकते हैं, लेकिन स्वामित्व प्रमाणित होना चाहिए नंबर 1। जैसे अभी मैंने बताया उन सब बातों का ध्यान रखते हुए। नंबर 2 लैंड यूज के अनुरूप होना चाहिए। जो लैंड यूज आप पास कराना चाह रहे हैं वही मास्टर प्लान में लैंड यूज होना चाहिए। जो क्रियान्वयन है वो क्रिया आपको पास मिलेगी, पास होगी। और नंबर 3 सड़क की चौड़ाई भी निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिए। आवासीय के लिए 9 मीटर, गैर आवासीय के लिए न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी, या अन्य प्राविधान भी है। वांछित सड़कों की चौड़ाई भिन्न भिन्न क्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न भी है, उनका भी पालन करना होगा। मास्टर प्लान और जोनिंग रेगुलेशंस में जो प्रोविजंस हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अभी मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं कि अगर ये चीज़ें पूरी हो रही तो आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई मेरा नक्शा पास हो सकता है। फिर बाकी मानक भी पूरे होंगे, पास तभी होगा। जॉइनिंग रेगुलेशंस में आ रहा तो जॉइनिंग रेगुलेशंस के प्रावधान उसको इस वीडियो में विस्तार से उन पर चर्चा किया जाना संभव नहीं है, बड़ा विषय है। अभी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है। दोस्तों इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।